हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे ज्योग्राफी क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड। मैं आपको बताना चाहूंगी, हम इस बुक के सारे चैप्टर्स दैट मींस चैप्टर नंबर 10 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बट तीनों चैप्टर्स के 8, 9 एंड 10 चैप्टर के हमारे रह रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपकी 7th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी फाइनली। एंड आपको कुछ डाउट है या आपको कुछ और अदर कंटेंट आप किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। और हम ट्राई करेंगे कि हम आपकी जो भी आपका क्वेरीज हैं या कुछ आप अदर कंटेंट चाहते हैं तो हम आपके लिए वो प्रोवाइड करें जल्द से जल्द। ओके, तो आज हमें करना है चैप्टर नंबर 8, स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड गिव रीजंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए। कुछ भी डाउट है, एनी टाइप ऑफ डाउट, यू कैन आस्क अस। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम करते हैं। नेम द ओशियंस दैट लाई ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के ईस्ट और वेस्ट में कौन से ओशियंस लाई करते हैं, आपको वो बताना है। तो इन वेस्ट अटलांटिक ओशियन है एंड इन ईस्ट देयर इज इंडियन ओशियन। नेक्स्ट है विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका, व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज इट। अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है और किस टाइप का वो एक माउंटेन है आपका। Mount Kilimanjaro, which is 5,895 meters, it is the highest mountain of Africa. It is a volcanic mountain. तो Mount Kilimanjaro आपका highest mountain है अफ्रीका का और ये एक volcanic mountain है। नेक्स्ट है नेम 3 लार्ज लेक्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की 3 लार्ज लेक्स के नाम आपको बताने हैं। विक्टोरिया लेक, मालेवी लेक एंड चैड लेक। नेम 3 डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की 3 डेजर्ट्स के नाम बताने हैं। कौन कौन से हैं, सहारा, कलाहारी एंड नामिब। What type of vegetation is found just north and south of the equatorial region of the Africa? क्या बोल रहा है, अफ्रीका का जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पर किस टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है। तो वहां पर पाया जाता है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन द अफ्रीकन सवाना। अफ्रीकन सवाना में जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स आपको देने हैं। कुछ भी लिख दीजिए आप, जेब्रा, एंटीलोप, जिराफ्स, एलिफेंट्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन सीरियल्स ग्रोन इन अफ्रीका। अफ्रीका में मेन अनाज कौन सा उगाया जाता है, आपको उसके नाम बताने हैं। मेज, मिलेट्स, व्हीट, राइस, कॉटन, पैम ऑयल एटसेट्रा। नेम 4 इंपॉर्टेंट मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका। अफ्रीका में 4 इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन से मिलते हैं, आपको उनके नाम बताने हैं। डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम, आयरन ओर। ये आपके 4 इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो आपको अफ्रीका में मिलते हैं। नेक्स्ट है वेयर डिड द ककाओ ट्री ओरिजिनेट। ककाओ ट्री जो है वो कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। वेस्टर्न अफ्रीका के इक्वेटोरियल रीजन्स में। व्हेन आर ककाओ पॉड्स यूजुअली हार्वेस्टेड। जो ककाओ पॉड्स होते हैं हम उसे यूजुअली कब हमें हार्वेस्ट करना चाहिए, तो 2 सीजन्स होते हैं, अक्टूबर टू मार्च एंड मई टू अगस्त। तब आप इस ककाओ पॉड को यूजुअली हार्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की जो ग्रेट रिफ्ट वैली है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, आपको ये बताना है। अफ्रीका इज अ चेन ऑफ रिफ्ट वैलीज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीकन प्लेट्यू। अफ्रीकन प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट में एक बहुत बड़ी चेन है रिफ्ट वैलीज की। ठीक है, जिसे हम ग्रेट रिफ्ट वैली बोलते हैं। दिस चेन ऑफ रिफ्ट वैलीज इज कॉल्ड द ग्रेट रिफ्ट वैली। ये जो चेन होती है रिफ्ट वैलीज की इसे हम बोलते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली। which extends from the river Zambezi in the south to the Red Sea and onwards into Asia in the north। ये जो आपकी ग्रेट रिफ्ट है, ग्रेट रिफ्ट वैली है अफ्रीका की, वो रिवर जाम्बेजी से साउथ में एक्सटेंड करती है। ठीक है, साउथ में रिवर जाम्बेजी से लेकर आपके रेड सी तक जाती है एंड उसके बाद एशिया में जाती है नॉर्थ डायरेक्शन में। समझ में आया, ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका है वो साउथ में रिवर जाम्बेजी से लेकर नॉर्थ में जो रेड सी है वहां तक ये ग्रेट रिफ्ट वैली फैली हुई है। द रिफ्ट वैलीज हैव अ नंबर ऑफ डीप लेक्स। रिफ्ट वैलीज में बहुत सारे डीप लेक्स हैं, गहरे समुद्र हैं। द लेक्स रुकवा, टैंगनिका, कीवू, एडवर्ड एंड एल्बर्ट लाई इन एन आर्क इन अ वेस्टर्न रिफ्ट वैली ऑफ द चेन। जो चेन है आपकी रिफ्ट वैलीज की उसकी वेस्टर्न रिफ्ट वैली में ये लेक्स आपके आसपास पड़ते हैं एक आर्क में। ठीक है, कर्व में ये सारे लेक्स आपको मिलेंगे। टैंजानिका इज द सेकेंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ये जो टेंजानिका है ये आपका सेकंड डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड में। लेक्स विक्टोरिया एंड चैड आर नॉट इन रिफ्ट वैलीज। और लेक्स विक्टोरिया एंड चैड जो हैं ये दोनों लेक्स आपके रिफ्ट वैलीज में काउंट नहीं होते हैं। तो ये हमने पढ़ा ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ब्रीफली अबाउट द रिवर नाइल एक्सप्लेनिंग इट्स इंपॉर्टेंस। रिवर नाइल के बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है और उसकी इंपॉर्टेंस को आपको एक्सप्लेन करना है।
द नाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफ्रीकन रिवर, नाइल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट अफ्रीकन रिवर है। इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है जिसकी जो आपकी लेंथ है वो है आपकी 6670 किलोमीटर्स। द नाइल ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक विक्टोरिया, जो नाइल रिवर है वो आपकी लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है। लेक विक्टोरिया आपका लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका का, एंड लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होकर इट फ्लोज अक्रॉस द सहारा डेजर्ट, वो सहारा डेजर्ट के अक्रॉस फ्लो करता है टू द मेडिटेरेनियन सी, और वहां से मेडिटेरेनियन सी पर जाकर वो नाइल रिवर फ्लो करती है। इवन दो मोस्ट ऑफ इट्स पाथ लाइज इन दी सहारा डेजर्ट, इवन इसके जो मोस्ट ऑफ पाथ है वो सहारा डेजर्ट में लाई करता है, लेकिन फिर भी द नाइल इज नेवर ड्राई, नाइल रिवर कभी भी ड्राई नहीं होती है, बिकॉज इट सोर्स लाइज इन दी रेनी इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि इसका जो मेन सोर्स है नाइल रिवर का वो रेनी इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाता है, इसीलिए कभी भी ये रिवर नाइल आपकी ड्राई नहीं होती है। द नाइल हैज मैनी ट्रिब्यूटरीज, ये जो रिवर है इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। The Nile and its tributaries together form a large basin, जो नाइल और उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो एक साथ मिलकर एक बड़ा सा बेसिन बना लेती हैं। The Nile is used not only for irrigating the dry areas of the Sahara along its banks but also for navigation and power generation. नाइल रिवर का सिर्फ इरिगेशन के लिए ही यूज नहीं किया जाता, बल्कि इस नाइल रिवर का यूज नेविगेशन और पावर जनरेशन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो हमने इसकी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच पार्ट्स ऑफ घाना इज ककाओ ग्रोन, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग इट, घाना के किन पार्ट्स में ककाओ को ग्रो किया जाता है और इसके ग्रो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस की इसकी जरूरत होती है। मोस्ट ऑफ घानास ककाओ इज ग्रोन इन अ ट्रायंगुलर एरिया बाउंडेड बाय द टाउन्स ऑफ एक्रा, कुमासी एंड टकोरादी, दिस रीजन इज समटाइम्स कॉल्ड कोको ट्रायंगल। मोस्ट ऑफ जो घाना का कोको है वो ग्रो किया जाता है एक ट्रायंगुलर रीजन में, और उस ट्रायंगुलर रीजन में 3 पॉइंट्स पर आपके क्या है टाउन्स हैं, कौन कौन से टाउन्स है 3, एक्रा, कुमासी एंड टाकोराडी। तो ये जो तीनों रीजन्स हैं इन्हें हम मिलाकर कभी कभी इस पूरे एरिया को हम कोको ट्रायंगल भी बोलते हैं। द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग ककाओ ट्रीज आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन, ये जो कंडीशंस इसके लिए जरूरी होती है ना ककाओ ट्रीज को ग्रो करने के लिए वो आपको इक्वेटोरियल रीजन में ही मिलती हैं। द ट्री ग्रोज बेस्ट एट एल्टीट्यूड्स ऑफ 30 to 300 मीटर्स अबव सी लेवल, ये जो आपका ट्री है वो सी लेवल से 30 to 300 मीटर्स की एल्टीट्यूड्स पर अच्छा ग्रो करता है। इन एरियाज वेयर द टेम्परेचर चेंजेस बिटवीन 20 to 28 डिग्री सेल्सियस, और उन एरियाज में जहां पर टेम्परेचर आपका वेरी करता है 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तक। द रेनफॉल शुड रेंज बिटवीन 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, रेनफॉल की जो यहाँ पर रेंज होती है वो आपकी 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर की होती है। द सॉइल शुड बी वेल ड्रेन्ड एंड रिच इन ह्यूमस, जो सॉइल है आपकी वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और ह्यूमस में रिच होनी चाहिए। इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग uprooted by strong winds because they do not send its root deep into the soil, इसे जो ककाओ ट्रीज को ग्रो करते हैं ना इसे अपरूट होने से बचाना पड़ता है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स जैसे चलती है तो उससे वो उखड़ ना जाए, वो पेड़ अलग ना हो जाए अपनी जड़ों से, तो इसे अपरूट होने से प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि इस वाले पेड़ की जो जड़ें होती हैं जो रूट्स होती हैं वो ज्यादा गहरी सॉइल में नहीं फैलती हैं। दे ऑल्सो नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सनलाइट स्पेशली व्हेन इट इज यंग, सो दे आर ग्रोन इन शेड ऑफ अदर प्लांट्स, और ये जो ककाओ ट्रीज होते हैं इन्हें स्ट्रॉन्ग सनलाइट से भी प्रोटेक्शन चाहिए होता है, स्पेशली जब वो यंग होते हैं। ठीक है, जब छोटा प्लांट होता है उसे आपको स्ट्रॉन्ग सनलाइट से प्रोटेक्ट करना होता है, इसीलिए उन प्लांट्स को हम दूसरे जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना उनकी शेड में ग्रो करते हैं इस ककाओ ट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर कोको बीन्स मेड रेडी फॉर शिपमेंट, कोको बीन्स को शिपमेंट के लिए कैसे रेडी किया जाता है। द पल्प विद द बीन्स इनसाइड इज कलेक्टेड, ठीक है, हम क्या करते हैं जो बीन्स है और उनके अंदर का जो पल्प है उसे कलेक्ट करते हैं, विच इज देन प्लेस्ड इन हीप्स ऑन द ग्राउंड, जिसे बाद में ग्राउंड पर हीप्स के रूप में यानी कि ढेर बना दिया जाता है उसका पल्प का, और इन लार्ज शैलो बॉक्सेस विद होल्स एट द बॉटम टू अलाउ द जूसेस टू ड्रेन अवे, या फिर इसके दो मेथड्स हैं, जो आपने पल्प बीन्स के साथ कलेक्ट किया है या तो आप ग्राउंड पर उसका हीप बनाकर रख दो, या फिर लार्ज शैलो बॉक्सेस होने चाहिए आपके पास, गहरे बॉक्स होने चाहिए और उनमें होल्स होने चाहिए उनके बॉटम में, जिससे उनका जो पल्प है जो उनका जूस है वो ड्रेन अवे हो जाए उन बीन्स का। और जो हीप्स हैं आपने जो ग्राउंड पर हीप्स रखे हैं अगर, तो उन हीप्स को आपको कवर करना होता है बनाना लीफ से, और उसे आपको 3 से 7 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना होता है। तो जब आप इसे 3 से 7 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ोगे तो इस टाइम में क्या होगा, फर्मेंटेशन विल टेक प्लेस, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी जिससे बीन्स जो है वो आपके रेडिश ब्राउन कलर के हो जाएंगे और उसमें एक टिपिकल फ्लेवर आ जाएगा कोको बीन्स वाला।
द फर्मेंटेड बीन्स आर ड्राइड बाय फ्रीक्वेंट टर्निंग्स, और जो आपकी फर्मेंटेड बीन्स आपको मिली हैं उन्हें फ्रीक्वेंट टर्निंग्स यानी कि उसे हिलाते हिलाते आपको उसको ड्राई करना होता है तब तक उसका मॉइस्चर पूरा लॉस ना हो जाए, ठीक है, तब तक आपको उसे ड्राई करना होता है टर्निंग करते करते। द ड्राइड बीन्स आर टेकन बाय फार्मर्स टू अ कलेक्शन सेंटर वेयर द बीन्स आर ग्रेडेड पैक्ड इन सैक्स एंड सेंट टू द नियरेस्ट पोर्ट फॉर शिपमेंट। अभी जो ड्राइड बीन्स हो गई जिनका मॉइस्चर हमने पूरा लूज कर दिया है, उन ड्राइड बीन्स को फार्मर ले जाते हैं कलेक्शन सेंटर पे। उस कलेक्शन सेंटर पे बीन्स की ग्रेडिंग करी जाती है, ठीक है, ग्रेडिंग में हो गया हाई क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी के, ऐसे ग्रेडिंग करी जाती है अलग अलग सैक्स में, अलग अलग कट्टे जो होते हैं उनके पास, जो भी बैग्स होते हैं उनमें उन्हें पैक किया जाता है और जो उनका पास वाला जो नियरेस्ट पोर्ट होता है वहां पर उन पैकेट्स को भेज दिया जाता है शिपमेंट के लिए। तो इस तरीके से कोको बीन्स को रेडी किया जाता है शिपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज चॉकलेट मेड फ्रॉम कोको बीन्स, कोको बीन्स से चॉकलेट कैसे बनाया जाती है। आफ्टर शिपमेंट, शिपमेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बीन्स अराइव एट दी प्रोसेसिंग सेंटर्स, बीन्स जो है आपके प्रोसेसिंग सेंटर्स पर पहुंचते हैं, वेयर दे आर फर्स्ट क्लीन्ड ऑफ ट्विग्स एंड डर्ट, वहां पर जो उसमें छोटी छोटी डंडियां होती हैं, गंदगी होती है ना उन बीन्स में, उन्हें क्लियर करा जाता है। उसके बाद बीन्स को रोस्ट किया जाता है टू इंक्रीज देयर फ्लेवर, उन्हें रोस्ट किया जाता है, उन्हें भूना जाता है थोड़ा सा ताकि उनका फ्लेवर और इंक्रीज हो जाए और एनहेंस हो जाए। द शेल्स ऑफ द रोस्टेड बीन्स आर देन क्रैक्ड, उन्हें जब रोस्ट कर लिया जाता है तो उनकी शेल्स को क्रैक किया जाता है एंड सेपरेटेड फ्रॉम द कर्नल्स, और जो उनका ऊपर का शेल होता है ना, कर्नल्स निब्स बोलते हैं, तो उन्हें ब्लोअर्स की हेल्प से क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है उस छिलके को, उस निब्स को, ठीक है, ब्लोअर्स होते हैं यानी कि जिससे हवा उन पर फेंकी जाती है और जो आपके निब्स होते हैं वो उड़ जाते हैं। द निब्स आर ब्रोकन बाय ग्राइंडिंग, जो निब्स बचते हैं आपके वो उन्हें ग्राइंड करके ब्रोक किया जाता है, ठीक है, ब्रोक करने के बाद जब ग्राइंड कर दिया आपने उस मिक्सचर से एक फैट रिलीज होता है, उस फैट को हम बोलते हैं कोको बटर, और एक पेस्ट भी साथ में आपको मिलता है, उस पेस्ट को बोलते हैं हम चॉकलेट लिकर। ओके, चॉकलेट लिकर इज आइदर मोल्डेड एंड हार्डेड इनटू सॉलिड चॉकलेट, जो हमारे पास चॉकलेट लिकर आया, पेस्ट आया, उसे या तो आप मोल्ड कर दीजिए, मोल्ड करके हार्ड करके आप सॉलिड चॉकलेट में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप उसे पास करो एक फाइन सीव से, एक जो बारीक वाली छलनी होती है उसमें से पास करोगे ना, जब उसमें प्रेशर डालोगे तो कोको सॉलिड्स जो होंगे उसमें वो लिकर से अलग हो जाएंगे, देन कोको सॉलिड्स आर ग्राउंड इनटू कोको पाउडर, ठीक है, इस तरीके से आपका कोको पाउडर बनता है, चॉकलेट बनती है और आपका कोको बटर बनता है। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, और डिटेल में अगर आप चाहते हैं कि आपको और अच्छे से समझ में आए तो इस चैप्टर का आप थ्योरी पार्ट देख सकते हैं जिसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हो गए एंड देन अब हम करेंगे गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, जिसमें सबसे पहला है किलिमंजारो इज कैप्ड विद स्नो इवन दो इट इज सिचुएटेड इन अ हॉट जोन। किलिमंजारो आपका हॉट जोन में आपका सिचुएटेड है बट फिर भी उसमें पूरे साल उस पर स्नो रहती है, बर्फ रहती है, क्यों, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका, क्योंकि ये अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है माउंट किलिमंजारो, एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन हाइट, और जो टेम्परेचर होता है वो आपका डिक्रीज होता है, जितनी ऊंचाई पर आप जाओगे तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता चला जाएगा, इसलिए उसमें स्नो कैप्ड रहता है वो किलिमंजारो। नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन्स आर नैरो इन अफ्रीका, अफ्रीका में कोस्टल प्लेन्स आपके नैरो होते हैं बिकॉज द प्लेट्यू ड्रॉप शार्पली डाउन टू द सी, क्योंकि जो प्लेट्यू होता है वो समुद्र की तरफ क्या करता है, ड्रॉप करता है, नीचे की तरफ आ जाता है, इसीलिए कोस्टल प्लेन्स नैरो होते हैं अफ्रीका में। नेक्स्ट है रिवर्स ऑफ द अफ्रीकन प्लेट्यू रीजन्स हैव मैनी वाटरफॉल्स, जो अफ्रीकन प्लेट्यू के रिवर्स हैं उसमें बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, बिकॉज दे हैव डिसेंट स्टीप स्लोप्स बिफोर एंटरिंग द सी व्हिच मेक्स देम अनसूटेबल फॉर नेविगेशन। क्या बोल रहा है, क्योंकि उनमें डिसेंट स्टीप स्लोप्स हैं, बहुत ज्यादा टेढ़े ढलान है वहां पर, ठीक है, और सी में एंटर करने से पहले बहुत सारे डिसेंट स्टीप स्लोप्स पड़ते हैं जिसकी वजह से उन रिवर्स में नेविगेशन नहीं हो पाता है। द नाइल डज नॉट ड्राई अप इवन दो इट फ्लोज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू द सहारा, नाइल जो है वो कभी भी ड्राई नहीं होती तब, और जबकि वो जो नाइल रिवर है वो आपकी सहारा के किनारे किनारे, जो सहारा डेजर्ट है उसके किनारे किनारे फ्लो करती है, क्यों नहीं ड्राई अप होती है फिर भी, बिकॉज इट्स सोर्स लाइज इन द रेनी इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि इसका जो मेन सोर्स है वो उसके रेनी इक्वेटोरियल रीजन में लाई करता है। कौन से रीजन में, रेनी इक्वेटोरियल रीजन में लाई करता है। ग्रासेस आर यूजुअली शॉर्टर एंड लेस डेंस इन टेम्परेट ग्रासलैंड देन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स,
ग्रासेस जो है वो यूजुअली आपकी शॉर्टर होती हैं, लेस डेंस होती हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स में एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, बिकॉज टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं वो आपके कोल्डर होते हैं और थोड़े बहुत ड्रायर भी होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, इसीलिए ग्रासेस वहां पर शॉर्टर और लेस डेंस होती हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स में। नेक्स्ट है रूट क्रॉप्स आर ग्रोन वाइडली इन अफ्रीका। रूट क्रॉप्स जो है ज्यादा ग्रो करी जाती है अफ्रीका में बिकॉज दे आर इजी टू ग्रो, क्योंकि रूट क्रॉप्स को ग्रो करना इजी होता है और वो अगर ड्रॉट कंडीशंस भी आ जाती हैं तो उसमें वो विथस्टैंड कर सकती है, यानी कि उस उन कंडीशंस को रूट क्रॉप्स फेस कर सकती हैं एज कम्पेयर टू सीरियल्स। ओके, नेक्स्ट है पेस्टोरल फार्मिंग हैज नॉट डेवलप्ड वेल इन अफ्रीका। अफ्रीका में पेस्टोरल फार्मिंग का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्यों? बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशंस इन मैनी प्लेसेस, क्योंकि अफ्रीका की बहुत सारी प्लेसेस पर अनफेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशंस देखने को मिलती हैं एंड प्रेजेंस ऑफ डिसीजेस कॉजिंग फ्लाइज हैव हैम्पर्ड पेस्टोरल फार्मिंग ऑन अ कमर्शियल स्केल। और डिसीजेस कॉजिंग फ्लाइज की प्रेजेंस की वजह से पेस्टोरल फार्मिंग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है कमर्शियल स्केल पर, इसलिए पेस्टोरल फार्मिंग का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है अफ्रीका में। नेक्स्ट इन ककाओ प्लांटेशन, ट्री क्रॉप्स लाइक बनाना, पाम एंड रबर आर प्लांटेड इन द स्पेसेस बिटवीन द ककाओ प्लांट्स। अब हमने पढ़ा था कि जब ककाओ प्लांटेशन करते हैं तो ट्री क्रॉप्स जो होते हैं उन्हें ककाओ प्लांट्स के बीच में जो हम स्पेस छोड़ते हैं उसमें बनाना, पाम, रबर तक वाले ट्री क्रॉप्स हम प्लांट करते हैं। तो क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग uprooted by strong winds and also needs protection from strong sunlight। क्योंकि हम उनके बीच में ये वाले प्लांट्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब वो प्लांट आपके छोटे होते हैं, ककाओ प्लांट्स जब छोटे होते हैं तो उन्हें हमें स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्ट्रॉन्ग सनलाइट से प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड होगी तो वो अपरूटेड होने का खतरा रहता है कि वो प्लांट्स अपरूटेड हो जाए, है ना, अपनी जगह से हिल जाएं और उड़ जाएं, कहीं और चले जाएं स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से, क्योंकि ये जो ककाओ प्लांट्स होते हैं आपके ये अपनी रूट्स को ज्यादा गहरा नहीं पहुंचाते हैं, इसीलिए आपको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके बीच में आपको बनाना, पाम, रबर वाले ट्रीज को ग्रो करना पड़ता है। नेक्स्ट इन अफ्रीका ककाओ इज ग्रोन मोस्टली ऑन स्मॉल प्लांटेशंस। अफ्रीका में जो ककाओ ग्रो किया जाता है मोस्टली स्मॉल प्लांटेशंस पर ही किया जाता है टू प्रिवेंट लार्ज स्केल डैमेज बाय पेस्ट एंड डिसीजेस। जैसा अभी हमने पढ़ा यहाँ पर डिसीज कॉजिंग फ्लाइज की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए स्मॉल प्लांटेशंस पर करेंगे तो खतरा कम हो जाता है पेस्ट एंड डिसीजेस का कि वो नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। लार्ज स्केल पर करेंगे तो ज्यादा डैमेज होगा, पेस्ट और डिसीज जो है ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे प्लांटेशंस को, इसीलिए अफ्रीका में ककाओ को स्मॉल प्लांटेशंस पर ही ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इन लास्ट गिव रीजन है द ककाओ कल्टीवेशन गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ककाओ कल्टीवेशन जो है वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। कैसे? बिकॉज इट्स कल्टीवेशन नीड्स अ लार्ज लेबर फोर्स एंड फ्रॉम growing of saplings to the transportation of the cacao to the collection centers is done manually। ककाओ कल्टीवेशन की वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जॉब मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ककाओ कल्टीवेशन जो होता है इसमें आपको बहुत बड़े लेबर फोर्स की जरूरत होती है, ह्यूमंस की जरूरत होती है, क्योंकि सैपलिंग को ग्रो करना यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स जो ग्रो करे जाते हैं उससे बड़े प्लांट्स होते हैं, फिर ककाओ का ट्रांसपोर्टेशन होता है कलेक्शन सेंटर्स तक, तो ये सभी काम मैनुअली करा जाता है, हैंड से किया जाता है, इसमें किसी मशीन की जरूरत नहीं होती, मतलब कर दो मशीन से तो कर लो बट मैनुअली ज्यादा अच्छे से होता है ये काम, इसीलिए ककाओ कल्टीवेशन लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। सो गाइज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 9th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, जैसा आपको पहले ही बता दिया है उसके चैप्टर रीडिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने वो अच्छे से देखा एंड आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 की क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।